क्या वे मजाक कर रहे हैं? उन्होंने एक प्रशिक्षक के रूप में सिर्फ एक औरत को भेजा है? सूखी काली धूल और बारूद की तीखी गंध से भरी लद्दाख की विशाल सामरिक प्रशिक्षण रेंज में भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल प्रशिक्षण की गर्मी से भी ज्यादा तीखी और स्पष्ट हंसी लेफ्टिनेंट कर्नल अदिति सिंह के कानों में पड़ी। आवाज का मालिक अमेरिकी सेना की विशेष बल यूनिट ग्रीन बेरेट्स का कैप्टन जैक मिलर था, जो एक मजबूत शरीर और घमंडी आंखों वाला था। उसकी नजर अदिति के कंधे पर लगे रैंक पर नहीं, बल्कि उसके चेहरे और शरीर के घुमावों पर अभद्रता से घूम रही थी। अदिति ने जवाब देने के बजाय अपने चारों ओर अर्ध गोलाकार में खड़े पैरा एसएफ विशेष बल के जवानों और उनके सामने खड़ी अमेरिकी सेना की टुकड़ी को ठंडी नजरों से देखा। दोनों इकाइयों के बीच एक ग्रेनेड की तरह तनावपूर्ण खामोशी छाई हुई थी, जो किसी भी पल फट सकती थी। पैरा एसएफ के सभी जवानों के चेहरे स्टील की तरह सख्त थे, लेकिन उनकी आंखों में अपने प्रशिक्षक और कमांडर के अपमान के प्रति गुस्सा धधक रहा था। मिलर के बगल में खड़े मेजर डेविड रॉबिन्सन ने अजीब सी स्थिति को संभालने की कोशिश की। कैप्टन मिलर, अपनी भाषा पर ध्यान दें। यह लेफ्टिनेंट कर्नल अदिति सिंह हैं। इस प्रशिक्षण में हमारी साथी पैरा एसएफ इकाई की मुख्य प्रशिक्षक मेजर साहब। हम युद्ध का अनुभव रखने वाले जिंगरे सैनिक हैं। हमें किसी ऐसे अधिकारी से रणनीति सीखने का कोई इरादा नहीं है जो दफ्तर में बैठकर फाइलें पलटता हो, खासकर किसी महिला सैनिक से तो बिल्कुल नहीं। मिलर ने महिला सैनिक शब्द पर जोर देते हुए घृणा से कहा। उसी क्षण रॉबिन्सन ने साफ देखा कि अदिति के पीछे खड़े पैरा एसएफ के सर्वश्रेष्ठ सैनिक सूबेदार मेजर विक्रम पवार की मुट्ठी गुस्से से कांप रही थी। वह किसी भी पल उस घमंडी अमेरिकी सैनिक के जबड़े को तोड़ने के लिए आगे कूद सकता था, लेकिन अदिति सिंह शांत रहीं। उनकी आंखें भावनाओं से रहित एक गहरी खाई की तरह थीं, जैसे कोई शांत बाघिन शोर मचाते हुए भौंकने वाले कुत्ते को देख रही हो। वह चुपचाप मिलर का अवलोकन कर रही थी। मैं अपना परिचय दे दूं। आखिरकार अदिति का मुंह खुला। उनकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी दृढ़ और स्पष्ट थी कि प्रशिक्षण रेंज के सारे शोर को शांत कर दे। भारतीय सेना विशेष बल कमान पैरा एसएफ की लेफ्टिनेंट कर्नल अदिति सिंह, कॉल साइन नागिन, इस संयुक्त प्रशिक्षण की भारतीय पक्ष की प्रमुख। नागिन। जैसे ही यह शब्द निकला, मिलर को छोड़कर कुछ अमेरिकी सैनिकों के चेहरों पर एक सूक्ष्म बदलाव आया। दुनिया भर के विशेष बलों के बीच गुप्त रूप से फैली हुई एक उपाधि, जो केवल उन सबसे मजबूत योद्धाओं को दी जाती थी जो सबसे क्रूर प्रशिक्षण और वास्तविक लड़ाइयों से जिंदा बचे हों। उन्होंने नागिन कॉल साइन के बारे में सुना था, बस उन्होंने यह कल्पना नहीं की थी कि इसकी मालिक एक पूर्वी देश की महिला होगी। अदिति धीरे धीरे मिलर की ओर बढ़ी। वह कद में मिलर से एक सिर छोटी थीं, लेकिन उनके तेज के आगे मिलर दबा हुआ महसूस कर रहा था। कैप्टन मिलर, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा युद्ध का अनुभव कितना समृद्ध है, लेकिन युद्ध के मैदान में पूर्वाग्रह और अहंकार तुम्हारी जान सबसे पहले लेंगे, उसके बाद दुश्मन की गोली। क्या कहा? मिलर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सिर्फ बातों से काम करने वाले सैनिक की जरूरत नहीं है। साबित करो कि तुम सिर्फ एक किताबी कीड़ा नहीं हो। आदित्य के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वह मुस्कान इतनी ठंडी थी कि देखने वाले की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। मेजर रॉबिन्सन, मैं फायरिंग रेंज का उपयोग करने का अनुरोध करती हूँ। एक छोटा सा प्रदर्शन दिखाती हूँ। मेजर रॉबिन्सन एक पल के लिए झिझके, लेकिन अदिति की दृढ़ आंखों और बेकाबू होती स्थिति को देखकर उन्होंने सिर हिला दिया। ठीक है, सब लोग फायरिंग रेंज की ओर चलें। लद्दाख की सामरिक प्रशिक्षण रेंज के भीतर अत्याधुनिक फायरिंग रेंज, विभिन्न दूरियों और कोणों पर लक्ष्य रखे गए थे और बंधक स्थिति का अनुकरण करने के लिए जटिल संरचनाएं भी स्थापित की गई थीं। मुकाबले का तरीका सरल है, अदिति ने अपनी टेवर TR-21 राइफल की जांच करते हुए कहा। सामने 100 मीटर से 300 मीटर तक बेतरतीब ढंग से दिखने वाले 10 लक्ष्यों को सबसे कम समय में भेदना होगा। जो जीतेगा वही बेहतर है। लेकिन आखिरी लक्ष्य बंधक के सिर के ठीक बगल में रखा एक सेब है। अगर बंधक को गोली लगी तो उसे उसी समय हारा हुआ माना जाएगा। यह एक बेहद कठिन चुनौती थी, जहां एक भी गलती का मतलब हार था। अमेरिकी सैनिकों के बीच धीमी फुसफुसाहट हुई। मिलर ने नाक सिकोड़ते हुए अपनी M4 कार्बाइन उठाई। लड़कियों की तरह बच्चों वाले खेल का प्रस्ताव है। ठीक है, मैं पहले करूंगा।
मिलर आत्मविश्वास से फायरिंग लाइन पर खड़ा हो गया। वह ग्रीन बेरेट्स के सर्वश्रेष्ठ निशानेबाजों में से एक था। उसकी फायरिंग की मुद्रा जाओकशू की तरह थी और गोलियों की आवाज लगभग एक समान अंतराल पर गूंज रही थी। ठाएं 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 ठाएं। सामने के लक्ष्य एक एक करके गिरते गए। उसकी गति अविश्वसनीय थी और सटीकता त्रुटिहीन थी। आखिरी 300 मीटर की दूरी पर बंधक लक्ष्य के सामने उसने एक पल के लिए सांस रोकी। स्कोप के अंदर सेब बंधक की कनपटी से खतरनाक रूप से सटा हुआ था। यह एक ऐसी दूरी थी जहां जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं थी। मिलर ने एक छोटी सांस के साथ ट्रिगर दबाया। धड़ाम! गोली की आवाज के साथ सेब फटकर लाल टुकड़ों में बिखर गया। बंधक लक्ष्य में कोई हलचल नहीं हुई। यह एक आदर्श निशाना था। 28.7 सेकंड। नियंत्रक ने समय की घोषणा की। यह एक अद्भुत रिकॉर्ड था। अमेरिकी सैनिकों के बीच जयकार और तालियों की गड़गड़ाहट हुई। मिलर ने गर्व से अपनी बंदूक नीचे की और अदिति की ओर व्यंग्यात्मक मुस्कान फेंकी। उसने सोचा कि अब उस औरत के अपमानित होने की बारी है। अदिति बिना कुछ कहे फायरिंग लाइन की ओर बढ़ी। उन्होंने मिलर की तरह स्कोप का इस्तेमाल नहीं किया। वह केवल राइफल पर लगे मैकेनिकल आयरन साइट्स का उपयोग कर रही थीं। अमेरिकी सैनिक कानाफूसी करने लगे। 300 मीटर की दूरी पर एक सेब को आयरन साइट्स से मारना लगभग असंभव था। पागल है क्या? हार मान लेना ही बेहतर होगा। ताने कसे जा रहे थे, लेकिन अदिति के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। उन्होंने परिचित अंदाज में राइफल को अपने कंधे पर टिकाया। उसी क्षण उनके चारों ओर की हवा बदल गई। हल्की फुल्की कसरत करने वाली महिला अधिकारी गायब हो चुकी थी और वहां केवल एक नागिन थी जिसकी आंखों में सिर्फ लक्ष्य के प्रति घातक इरादा था। तैयार होने पर शुरू करो। नियंत्रक के शब्द खत्म होने से पहले ही अदिति की उंगली चल पड़ी। तत्थाएं। यह मिलर की तरह एक समान अंतराल पर गोलियों की आवाज नहीं थी। यह एक अनियमित लेकिन विस्फोटक फायरिंग थी जो एक लंबी गोली की आवाज की तरह लग रही थी। थाई था था थाई थाई थाई। लक्ष्यों के गिरने की गति आंखों से पकड़ना मुश्किल था। उन्होंने अपनी फायरिंग की मुद्रा लगभग नहीं बदली। उनका ऊपरी शरीर स्थिर था और केवल बंदूक की नली अगले लक्ष्य की ओर फिसल रही थी। उनकी हरकतें युद्ध कौशल से ज्यादा एक कला की तरह लग रही थीं। 100 मीटर, 200 मीटर के लक्ष्य पलक झपकते ही गायब हो गए। अब केवल 300 मीटर पर आखिरी लक्ष्य बचा था। सबकी निगाहें वहीं टिकी थीं। मिलर भी मुंह खोले उस दृश्य को देख रहा था। अदिति ने सांस नहीं रोकी। पिछली 9 गोलियों और आखिरी गोली के बीच कोई झिझक या समय का अंतर नहीं था। थाई। आखिरी गोली की आवाज गूंजी। गहरी खामोशी। सबने सांस रोककर सामने के लक्ष्य को देखा। नियंत्रण कक्ष के हाई मैग्निफिकेशन कैमरे से जूम की गई तस्वीर बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दी। बंधक का सिर साफ था और उसके बगल में जो सेब होना चाहिए था वह बिना किसी निशान के गायब था। नहीं, वह गायब नहीं हुआ था। गोली ने ठीक सेब के केंद्र को भेदा था और उस प्रभाव से सेब के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए थे। यहां तक कि गोली सेब के पीछे की दीवार में जा धंसी और बंधक लक्ष्य के एक भी बाल को नहीं छुआ था। यह निशानेबाजी का एक ऐसा स्तर था जिसे दैवीय कहा जा सकता था। 15.2 सेकंड। नियंत्रक ने कांपती आवाज में समय की घोषणा की। यह एक अविश्वसनीय समय था जो मिलर के रिकॉर्ड से लगभग आधा था। प्रशिक्षण रेंज में सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने पानी डाल दिया हो। न कोई जयकार थी, न कोई ताली, बस एक खामोशी थी, जैसे लोग अपनी आंखों के सामने हुई घटना को समझने की कोशिश कर रहे हों। अदिति ने धीरे धीरे बंदूक नीचे की ओर मैगजीन निकाली। फिर वह अभी भी सदमे से बाहर नहीं निकल पाए मिलर की ओर बढ़ी। कैप्टन मिलर। उनकी आवाज अभी भी शांत थी। मैं यहां तुमसे बहस करने नहीं आई हूं। मैं यहां तुम्हें सिखाने, तुम्हारे साथ प्रशिक्षण करने और अंततः युद्ध के मैदान में एक दूसरे की पीठ की रक्षा करने वाले साथी बनने के लिए आई हूं। उन्होंने मिलर की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, हो सकता है तुम्हें मेरा लिंग या मेरा पद पसंद न हो, लेकिन याद रखना, युद्ध के मैदान में केवल कौशल ही एकमात्र पद है और जीवित रहना ही एकमात्र सत्य है। अगर तुम्हें मेरा तरीका पसंद नहीं है तो तुम कभी भी अपने कौशल से इसे साबित कर सकते हो, जैसे आज किया। अदिति मिलर के पास से गुजरकर पैरा एसएफ के जवानों के पास चली गईं। उनके पीछे मेजर रॉबिन्सन सहित अमेरिकी सैनिकों की विस्मय और भ्रम से भरी निगाहें थीं। मिलर अपने कठोर चेहरे के साथ अदिति की पीठ को घूरता रहा, लेकिन कुछ कह नहीं सका।
उसकी नीली आंखों में साधारण गुस्से से परे एक गहरा अपमान और द्वेष चमक रहा था। वह यह स्वीकार नहीं कर सकता था, यह तथ्य कि वह अमेरिकी सेना के जीन रे ग्रीन बेरेट्स का कैप्टन, एक पूर्वी देश की महिला से, वह भी अपनी विशेषज्ञता निशानेबाजी में इतनी बुरी तरह हार गया था। सूबेदार मेजर विक्रम पवार अदिति के पास आए और धीमी आवाज में कहा, मैडम, आप शानदार थीं। बकवास बंद करो और प्रशिक्षण की तैयारी करो, यह तो बस शुरुआत है। अदिति ने संक्षिप्त उत्तर दिया और पूरे प्रशिक्षण क्षेत्र का जायजा लिया। उनकी नजर दूर लद्दाख के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों पर टिकी थी, जैसे कि वह आगे आने वाले कठिन प्रशिक्षण और उसके भीतर होने वाले अन्य संघर्षों का अनुमान लगा रही हों। उनकी आंखें और भी गहरी और दृढ़ हो गईं। पहली झड़प खत्म हो गई थी, लेकिन यह एक बड़े तूफान की दस्तक मात्र थी। स्टील से बनी वह नागिन अब बस उन जंगली जानवरों से भरे जंगल में अपना पहला कदम रख रही थी, और उस जंगल का सबसे खूंखार शिकारी अपने घायल स्वाभिमान को वापस पाने के लिए अंधेरे में चुपचाप अपने पंजे तेज कर रहा था। फायरिंग रेंज में शानदार प्रदर्शन के बाद प्रशिक्षण क्षेत्र का माहौल सूक्ष्म रूप से बदल गया। लेफ्टिनेंट कर्नल अदिति सिंह के प्रति खुला अपमान तो गायब हो गया, लेकिन उसकी जगह एक अजीब खामोशी और सतर्कता ने ले ली। खासकर कैप्टन जेक मिलर के आसपास एक ऐसी ठंडक थी कि कोई भी आसानी से उसके पास नहीं जाता था। वह पूरे प्रशिक्षण के दौरान मुंह बंद रखता और केवल अदिति की हर हरकत को सांप की तरह ध्यान से देखता रहता। 2 दिन बाद पेंगोदना संयुक्त आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण शुरू हुआ। प्रशिक्षण का मुख्य हिस्सा किल हाउस नामक क्लोज क्वार्टर बैटल CQB सुविधा में बंधकों को छुड़ाने का अभियान था। यह एक वास्तविक इमारत की तरह बनाई गई कंक्रीट की भूल भुलैया थी, जहां अत्यधिक तनावपूर्ण परिस्थितियों का अनुकरण किया गया था, जिसमें दोस्त, दुश्मन और बंधकों के बीच अंतर करते हुए कम से कम समय में लक्ष्य को पूरा करना था। ऑपरेशन ब्रीफिंग रूम में बड़ी स्क्रीन पर किल हाउस का जटिल नक्शा दिख रहा था। अदिति लेजर पॉइंटर से घुसपैठ के रास्ते और हर टीम के सदस्य की भूमिका स्पष्ट रूप से बता रही थी। उनका स्पष्टीकरण संक्षिप्त और सटीक था, और इसमें सभी अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने की योजना भी शामिल थी। अल्फा टीम सूबेदार मेजर विक्रम के नेतृत्व में मुख्य द्वार से प्रवेश करेगी, और साथ ही ब्रावो टीम दूसरी मंजिल की खिड़की से उलटी दिशा से घुसेगी। संचार न्यूनतम होगा और सभी हरकतें मेरे द्वारा पहले से बताए गए हाथ के संकेतों के अनुसार होंगी। लक्ष्य 5 मिनट के भीतर बंधकों को सुरक्षित करना और बाहर निकालना है। कोई सवाल? ब्रीफिंग रूम में पैरा SF के जवानों का नहीं, मैडम, का जोरदार जवाब गूंजा, लेकिन अमेरिकी पक्ष से किसी ने चुपचाप हाथ उठाया। वह जेक मिलर था। लेफ्टिनेंट कर्नल, मुझे योजना पर आपत्ति है। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। मुख्य द्वार और दूसरी मंजिल से एक साथ प्रवेश करने से हमारी मारक क्षमता बढ़ जाएगी और हम एक एक करके मारे जा सकते हैं। अमेरिकी सैन्य सिद्धांत के अनुसार ऐसी स्थिति में एक ही बिंदु पर पूरी मारक क्षमता केंद्रित करके तेजी से अंदर के क्षेत्र पर कब्जा करना मानक प्रक्रिया है। उसकी बात सतही तौर पर एक तर्कसंगत सामरिक आपत्ति की तरह लग रही थी, लेकिन उसके भीतर यह अहंकार छिपा था कि तुम्हारा तरीका गलत है और हमारा तरीका बेहतर है। अदिति ने एक पल के लिए मिलर को देखा। वह उसके इरादे को समझ रही थी। कैप्टन मिलर की बात में कुछ दम है, लेकिन इस अभियान का लक्ष्य केवल अंदर कब्जा करना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मनों में भ्रम पैदा करना और उनका ध्यान दोनों तरफ बांटना है, ताकि बंधकों को खतरे में डालने का समय न मिले, यानी एक सर्जिकल स्ट्राइक। तुम्हारे तरीके से अगर हम शोर शराबे के साथ मुख्य द्वार से घुसते हैं तो सबसे पहली गोली बंधक के सिर पर लगेगी, लेकिन अगर कोई आपत्ति है तो प्रशिक्षण के बाद रिपोर्ट में जमा करें। ऑपरेशन के दौरान कमांडर के आदेशों का पालन किया जाएगा, बस। अदिति ने मिलर की बात को दृढ़ता से काट दिया। इसका मतलब था कि आगे कोई बहस निरर्थक है। मिलर ने होंठ चबाते हुए अनिच्छा से सिर झुका दिया। उसकी आंखें कह रही थीं, देखते हैं। ऑपरेशन शुरू होने में 10 सेकंड। बलिदान परम धर्म। पैरा SF के जवानों ने संक्षिप्त और शक्तिशाली नारा लगाया और अपनी अपनी जगहों पर फैल गए। अदिति ने अपने हेलमेट पर लगे संचार उपकरण की जांच की और किल हाउस के भारी लोहे के दरवाजे को घूरा। उनका दिल स्टील की तरह ठंडा और शांत धड़क रहा था। ऑपरेशन शुरू। एक धमाके के साथ अल्फा टीम मुख्य द्वार से अंदर घुसी। साथ ही
ब्रावो टीम की रस्सियां दूसरी मंजिल की खिड़की पर लग गईं। सब कुछ योजना के अनुसार था। अदिति ब्रावो टीम के हिस्से के रूप में खुद घुसपैठ दस्ते का नेतृत्व कर रही थीं। चलो। खिड़की तोड़कर अंदर घुसते ही अदिति बिना किसी झिझक के अंधेरे गलियारे की ओर बढ़ी। उनके पीछे अमेरिकी और पैरा एसएफ के जवान एक दूसरे के ब्लाइंड स्पॉट को कवर करते हुए व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहे थे। रुक रुक कर गोलियों की आवाजें आ रही थीं और जगह जगह से निकलने वाले दुश्मन के लक्ष्य गिर रहे थे। अल्फा 2 कमरा खाली। ब्रावो केंद्रीय सीढ़ियों पर कब्जा। आगे बढ़ रहे हैं। संचार उपकरण पर संक्षिप्त रिपोर्टें आ रही थीं। बंधक पहली मंजिल के सबसे अंदर वाले कमरे में थे। योजना का अंतिम चरण यह था कि अदिति की ब्रावो टीम दूसरी मंजिल को साफ करके सीढ़ियों से नीचे उतरे, अल्फा टीम के साथ मिले और बंधक वाले कमरे पर एक साथ हमला करे। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। लानत है, सीढ़ियों से उतरते हुए ब्रावो टीम के सबसे आगे चल रहे कैप्टन मिलर अचानक कतार से बाहर हो गए। उन्होंने अदिति के हाथ के संकेत को नजरअंदाज किया और योजना में शामिल नहीं, पहली मंजिल के एक दूसरे कमरे में अकेले ही घुस गए। यह साबित करने की उसकी मूर्खतापूर्ण इच्छा कि मैं ज्यादा तेज हूं फट पड़ी थी। मिलर, कतार में वापस आओ, मेजर रॉबिन्सन ने घबराकर चिल्लाया। लेकिन मिलर तब तक कमरे का दरवाजा लात मारकर खोल चुका था और अंदर घुस चुका था। ठाए ठाए 2 गोलियों की आवाज गूंजी, लेकिन यह दुश्मन पर चलाई गई गोलियां नहीं थीं। मिलर ने इतनी जल्दबाजी में प्रवेश किया कि उसने कमरे के कोने में मौजूद एक नागरिक लक्ष्य को दुश्मन समझकर गोली मार दी। बीप बीप बीप। पूरे किल हाउस में एक तीखी चेतावनी की आवाज गूंजने लगी। यह प्रशिक्षण रुकने का संकेत था। साथ ही सभी लक्ष्य हिलना बंद हो गए और छत की बत्तियां तेज रोशनी से जल उठीं। ऑपरेशन असफल हो गया था। खामोशी में प्रशिक्षण क्षेत्र से बाहर निकलते हुए जवानों के चेहरे सख्त थे। खासकर मिलर का चेहरा काला पड़ गया था। अदिति ने अपना हेलमेट उतारा और पसीने से भीगे बालों को सहलाया। उन्होंने गुस्सा नहीं किया या चिल्लाई नहीं, वह बस ठंडी आंखों से उस पर सार की मां के तो और आन हेल में स्क्रीन के सामने खड़ी हो गईं, जहां किल हाउस का नक्शा अभी भी दिख रहा था। रिप्ले शुरू करो। उन्होंने ऑपरेशन का वीडियो पीछे किया और उस पल को स्क्रीन पर दिखाया जब मिलर कतार से बाहर निकला था। कैप्टन मिलर, तुमने आदेश की अवहेलना क्यों की और अकेले कार्रवाई क्यों की? मुझे लगा कि यह एक तेज रास्ता है। नतीजतन यह मेरी गलती थी। लेकिन गलती नहीं, यह गलती नहीं, अहंकार है। अदिति की आवाज में बर्फीली ठंडक थी। तुमने तेज रास्ता नहीं चुना, तुमने खुद को साबित करने का रास्ता चुना। तुम्हारे उस छोटे से अहंकार के कारण बगल के कमरे में प्रवेश की तैयारी कर रही हमारी टीम खतरे में पड़ गई। और जिस नागरिक को तुमने गोली मारी, अगर यह वास्तविक स्थिति होती तो वह तुरंत मर जाता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अदिति ने वीडियो को एक फ्रेम और आगे बढ़ाया। मिलर जिस कमरे में घुसा था उसकी विपरीत दीवार पर एक चालाकी से छिपा हुआ बूबी ट्रैप लगा था। अगर तुम थोड़ा और अंदर जाते तो न केवल तुम बल्कि तुम्हें बचाने के लिए अंदर आने वाली पूरी टीम मारी जाती। क्या यही तुम्हारा अमेरिकी सैन्य सिद्धांत है? मिलर कुछ नहीं कह सका। वीडियो और डेटा पर आधारित अदिति का विश्लेषण सटीक था और उसके पास कोई बहाना नहीं था। वह सिर झुकाए बस अपनी मुट्ठी भींच रहा था। यह फायरिंग रेंज की हार से भी बड़ा अपमान था। एक रणनीतिकार के रूप में उसका स्वाभिमान चकनाचूर हो गया था। मेजर रॉबिन्सन आगे आए और सिर झुकाया। माफ करना लेफ्टिनेंट कर्नल, यह स्पष्ट रूप से हमारी तरफ की गलती है। कैप्टन मिलर पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अदिति ने एक पल के लिए मेजर रॉबिन्सन को देखा और फिर सभी जवानों की ओर मुड़कर कहा, इस प्रशिक्षण की विफलता की पूरी जिम्मेदारी कमांडर के तौर पर मेरी है। मैं टीम के सदस्यों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकी और अप्रत्याशित स्थितियों के लिए तैयारी में कमी थी। मैं सबसे माफी मांगती हूं। उन्होंने अपनी विफलता को साफ साफ स्वीकार किया। अदिति के अप्रत्याशित शब्दों से न केवल अमेरिकी बल्कि पैरा एसएफ के जवान भी हैरान रह गए, क्योंकि यह स्पष्ट था कि सारी गलती मिलर की थी। लेकिन अदिति ने एक कमांडर के रूप में जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। उसी क्षण अमेरिकी सैनिकों की नजर, जो अदिति को सिर्फ एक कुशल महिला सैनिक के रूप में देखते थे, पहली बार बदलने लगी। वह केवल एक उत्कृष्ट योद्धा नहीं थी, वह एक सच्ची लीडर थीं, जो टीम की विफलता को अपनी जिम्मेदारी मानती थीं। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति, जैक मिलर की सोच अलग थी।
अदिति का व्यवहार उसके लिए नेतृत्व का एक उदाहरण नहीं, बल्कि उसे और भी दयनीय महसूस कराने वाला एक चालाक नाटक लग रहा था। उसने माफी मांगने के बजाय अंधेरे में चुपचाप जहर पालने वाले एक घायल सांप की तरह घृणा की ओर भी गहरी खाई में डूबता चला गया। उसके मन में कुछ ऐसा टूट चुका था जिसे अब वापस नहीं जोड़ा जा सकता था। किल हाउस की विफलता के बाद कुछ दिनों के लिए प्रशिक्षण शांत हो गया। यह इकाइयों के बीच रणनीति की फिर से जांच करने और टीम वर्क को मजबूत करने का समय था। जैक मिलर को मेजर रॉबिन्सन की कड़ी चेतावनी के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा, लेकिन उसे प्रशिक्षण से पूरी तरह से बाहर नहीं किया गया। इसके बजाय वह पहले से कहीं ज्यादा चुप और आज्ञाकारी व्यवहार करने लगा। लेकिन कोई भी, यहां तक कि मेजर रॉबिन्सन भी, उसके नकाब के पीछे छिपे काले इरादों को नहीं समझ सका। और आखिरकार संयुक्त प्रशिक्षण का अंतिम और सबसे कठिन चरण पर्वतीय जीवन रक्षा और घुसपैठ प्रशिक्षण शुरू हुआ। प्रशिक्षण का उद्देश्य सरल था। प्रत्येक इकाई से चुने गए सर्वश्रेष्ठ सैनिक 2-2 के जोड़े में टीम बनाकर सीमित भोजन और उपकरणों के साथ लद्दाख की ऊबड़ खाबड़ पर्वत श्रृंखलाओं में 3 दिन और 3 रात चलकर अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। बीच बीच में दिए गए कार्यों को हल करना था और एक काल्पनिक दुश्मन इकाई उनका पीछा करते हुए उन्हें लगातार परेशान करती थी। आदित्य सिंह ने पैरा एसएफ के सूबेदार मेजर विक्रम पवार के साथ टीम बनाई और जैक मिलर मेजर रॉबिन्सन के साथ एक टीम में था। प्रशिक्षण की तीव्रता कल्पना से परे थी। दिन में वे खड़ी चट्टानों पर चढ़ते और रात में शरीर को जमा देने वाली ठंड से लड़ते। भारी साजो सामान से लदे कंधे टूटने को थे और पैरों में खून से भरे छाले पड़ गए थे। लेकिन इन चरम परिस्थितियों में आदित्य सिंह की असली क्षमता और भी निखर कर सामने आई। वह केवल शारीरिक रूप से मजबूत सैनिक नहीं थी, वह पहाड़ों की स्थलाकृति और वनस्पतियों को अच्छी तरह से जानती थीं। जहरीले और खाने योग्य पौधों में अंतर करने की क्षमता, जानवरों के निशानों को देखकर रास्ता खोजने की तकनीक जैसी उनकी जीवन रक्षा क्षमताएं लगभग एक विशेषज्ञ के स्तर की थीं। यह जंगली साग है, भूख मिटाने में मदद करेगा। उस तरफ की पहाड़ी की ढलान खड़ी दिखती है, लेकिन वह हवा को रोकेगी, इसलिए आज रात का कैंप वहीं करेंगे। उनके फैसले कभी गलत नहीं हुए। शुरुआत में संदेह करने वाले अमेरिकी सैनिक भी कठोर प्रकृति के सामने जीवन रक्षा का ज्ञान दिखाने वाली उनकी छवि से धीरे धीरे प्रभावित होने लगे। मेजर रॉबिन्सन उन्हें देखकर प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। लेफ्टिनेंट कर्नल तो ऐसी हैं जैसे इसी पहाड़ में पैदा हुई हों। इस बात पर सूबेदार मेजर विक्रम ने गर्व से उत्तर दिया, हमारी मैडम विशेष बलों में पर्वतीय युद्ध की एक किंवदंती मानी जाती हैं। उनका कॉल साइन नागिन सिर्फ इसलिए नहीं है कि वह सांप की तरह चुपचाप दुश्मन का गला घोंट देती हैं, बल्कि इसीलिए भी है कि वह किसी भी सांप से ज्यादा कठिन इलाकों में जीवित रह सकती हैं। इस माहौल में केवल एक व्यक्ति, जैक मिलर, मुंह बंद किए चुपचाप चल रहा था। जैसे जैसे दूसरे अमेरिकी सैनिक आदित्य के प्रति सम्मान व्यक्त करते, उसे अपना अस्तित्व और भी तुच्छ लगने लगता। अपमान की भावना उसकी आत्मा को खाए जा रही थी और अंततः उसने उसकी विवेक को पंगु बना दिया। उसने फैसला किया, वह आदित्य सिंह को सबकी नजरों के सामने नीचे गिराएगा। वह ऐसा दिखाएगा कि वह अपनी क्षमता के कारण नहीं, बल्कि दुर्भाग्य के कारण असफल हुई। प्रशिक्षण के अंतिम दिन, अंतिम लक्ष्य से कुछ ही दूरी पर अंतिम बाधा दी गई। नागिन रिज नामक एक धुंध से भरी और फिसलन भरी सबसे खतरनाक पहाड़ी को अकेले पार करके दूसरी तरफ के सभा स्थल पर फिर से मिलना था। यह प्रशिक्षण का अंतिम और सबसे बड़ा कार्य था, जिसमें टीम के साथी के बिना अकेले ही रास्ता खोजना था। रवाना होने से ठीक पहले मिलर ने जैसे दया दिखा रहा हो आदित्य के पास आया। लेफ्टिनेंट कर्नल, शुभकामनाएं। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एनर्जी बार देते हुए कहा, मैंने अपने एक साथी से सुना है जो पहले टोही के लिए गया था कि आधिकारिक रास्ते से पूर्व की ओर 500 मीटर दूर एक घाटी का रास्ता बहुत तेज है। रास्ता कठिन है, लेकिन पहाड़ी पर चढ़ने से आधा समय बच जाएगा। उसकी आंखें इतनी मासूम लग रही थीं और उसकी आवाज में एक साथी के लिए चिंता महसूस हो रही थी। पिछले कुछ दिनों से उसके आज्ञाकारी व्यवहार के कारण आदित्य ने एक पल के लिए भी उसकी बात पर शक नहीं किया। एक प्रतिस्पर्धी प्रशिक्षण में समय बचाने की जानकारी बहुत आकर्षक थी। जानकारी के लिए धन्यवाद, कैप्टन मिलर।
अदिति ने संक्षिप्त उत्तर दिया और डेपार्ट के संकेत के साथ धुंध में गायब हो गईं। मिलर तब तक उनकी पीठ को देखता रहा जब तक वह पूरी तरह से ओझल नहीं हो गई, और फिर उसके होठों पर एक पल के लिए, जिसे किसी ने नहीं देखा, एक सांप की तरह दुष्ट और क्रूर मुस्कान आई। जिस घाटी के रास्ते के बारे में उसने बताया था वह वास्तव में मौजूद था, लेकिन वह शॉर्टकट नहीं था। बारिश होने पर वहां पानी भर जाता और लोग फंस जाते, और सामान्य दिनों में वह टखनों तक कीचड़ और फिसलन भरी काई वाली चट्टानों से भरा रहता था, जिसे यूनिट में यमदूत घाटी कहा जाता था, एक प्रतिबंधित मार्ग। वह चाहता था कि अदिति वहां रास्ता भटक जाए या फिसल कर घायल हो जाए। नहीं, उसे यकीन था। अदिति मिलर द्वारा बताए गए रास्ते की ओर बढ़ी, लेकिन घाटी में प्रवेश करने के 10 मिनट के भीतर ही उन्हें एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। हवा नम और भारी थी, और रास्ता, जिसे रास्ता कहना मुश्किल था, कीचड़ से भरा था। कंपास की सुई घाटी में मौजूद लौह अयस्क के कारण थोड़ी थोड़ी कांप रही थी। सबसे बढ़कर एक विशेष बल के सैनिक के रूप में प्रशिक्षित उनकी छठी इंद्री लगातार खतरे के संकेत दे रही थी। धोखा हुआ है। जैसे ही यह एहसास उसके दिमाग में आया, उसने कदम रोक दिए और चारों ओर देखा। वापस जाने के लिए वह बहुत अंदर आ चुकी थी। तभी खटखट, कुछ छोटे पत्थर उसके सिर के ऊपर गीली मिट्टी की चट्टान से नीचे गिरे। रात भर की बारिश से कमजोर हुई जमीन ने उसकी आहट पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया था। अदिति ने सहज रूप से खतरे को भांप लिया और हटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गुड गुड गुड, एक भयानक आवाज के साथ, जैसे पूरा पहाड़ गूंज रहा हो। जिस चट्टान पर वह खड़ी थी उसका एक हिस्सा ढहने लगा। मिट्टी और चट्टानों की एक विशाल लहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। एक चीख भी निकालने का मौका नहीं मिला। उसका शरीर गिरते हुए मलबे में बह गया और पलक झपकते ही नीचे घाटी के ओर भी गहरे अंधेरे में जा गिरा। होश खोने से ठीक पहले उसके कानों में आखिरी आवाज जेक मिलर का मुस्कुराता हुआ चेहरा था, जो उसे शुभकामनाएं दे रहा था, और टूटती चट्टानों की भयानक गड़गड़ाहट। धुंध से ढकी नागिन रिज पर एक पल की खामोशी छा गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। केवल ठंडी हवा की सरसराहट घाटी में गूंज रही थी। लेफ्टिनेंट कर्नल अदिति सिंह इस तरह बिना किसी निशान के गायब हो गईं। चेतना कीचड़ जैसे अंधेरे और फेफड़ों को दबाने वाले दबाव के बीच वापस आई। अदिति सिंह को तुरंत यह समझ नहीं आया कि वह कहां है या क्या हुआ है। मुंह में मिट्टी और खून का मिला जुला स्वाद था, और पूरा शरीर ऐसे चीख रहा था जैसे किसी विशाल चट्टान के नीचे दबा हो। यह मलबे का वजन था। उसे जिंदा दफना दिया गया था। एक आम इंसान ऐसी स्थिति में अत्यधिक भय से घबराकर अपनी बची खुची ऑक्सीजन बर्बाद कर देता और मौत को गले लगा लेता, लेकिन वह नागिन अदिति सिंह थी। चरम स्थिति ने उसके दिमाग को विचलित करने के बजाय उसे बर्फ की तरह ठंडा कर दिया। उसने सबसे पहले अपने शरीर की स्थिति का जायजा लिया। बायां कंधा उतर गया था, दाहिने पैर में एक गहरा घाव था, और हर सांस के साथ छाती में चुभने वाले दर्द से लग रहा था कि 1-2 पसलियां टूट गई होंगी। यह सबसे बुरी स्थिति थी। जीवित रहना है। उसके दिमाग में केवल यही एक शब्द था। उसने अपने बचे हुए दाहिने हाथ और बाएं पैर में जोर लगाकर धीरे धीरे शरीर को हिलाना शुरू किया। मिट्टी और कंकड़ त्वचा में घुस रहे थे और भयानक दर्द दे रहे थे, लेकिन उसने एक आह तक नहीं भरी। 1 मिलीमीटर, फिर 1 और मिलीमीटर। जैसे कोई ताबूत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो, वह हताशा में मलबे के ढेर को हटाती रही। कितना समय बीत गया होगा। अंत में उसकी उंगलियों ने ठंडी रात की हवा को महसूस किया। यह जीवन का संकेत था। उसने अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाकर अपने ऊपरी शरीर को बाहर निकालने में सफलता पाई। फेफड़ों में ताजी हवा के आते ही उसे जोर से खांसी आई। चारों ओर घना अंधेरा था और धुंध और बूंदाबांदी हो रही थी। वह ढही हुई चट्टान के मलबे के ढेर के बीच आधी दबी हुई थी। उसे एहसास हुआ कि उसका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। शायद गिरते समय उसने सहज रूप से अपने शरीर को सिकोड़ लिया था, और चट्टानों और पेड़ों से बनी एक छोटी सी जगह ने उसे कुचलने से बचा लिया था। अदिति ने सबसे पहले असहनीय दर्द वाले अपने बाएं कंधे का इलाज करने का फैसला किया। उसने आसपास टटोलकर एक कठोर और नुकीली चट्टान ढूंढी। फिर उसने अपने उतरे हुए कंधे को उस नुकीले किनारे पर रखा। आगे होने वाले दर्द को जानते हुए उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अपनी पहचान की चेन मुंह में दबा ली। हमम्फ।
उसने अपना पूरा वजन लगाकर अपने शरीर को चट्टान पर दे मारा। खट्ट की एक धीमी आवाज के साथ हड्डी के अपनी जगह पर वापस आने का एहसास हुआ। उसकी आंखों के आगे सफेदी छा गई और मुंह में दबी पहचान की चेन से खून निकलने लगा। इतना भयानक दर्द पूरे शरीर में फैल गया, लेकिन वह चीखी नहीं। इस पहाड़ में भावनाओं का प्रदर्शन एक विलासिता थी। कंधे को ठीक करने के बाद उसने अपनी वर्दी की आस्तीन फाड़कर अस्थायी रूप से हाथ को स्थिर किया। अगला नंबर दाहिने पैर के घाव का था। सौभाग्य से धमनी बच गई थी, लेकिन अगर खून बहता रहा तो हाइपोथर्मिया हो सकता था। उसने अपने बूट से आपातकालीन चाकू निकाला और घाव को आग में गर्म करके दागने का आदिम तरीका सोचा, लेकिन इस बारिश में आग जलाना असंभव था। एक वैकल्पिक उपाय के रूप में उसने आसपास से मजबूत बेलें ढूंढीं जो दबाव पट्टी का काम कर सकती थीं और घाव वाले हिस्से को कसकर बांध दिया। जीवन रक्षा के लिए न्यूनतम प्राथमिक उपचार करने के बाद उसने चारों ओर देखा। संचार उपकरण गिरने के झटके से टूट चुका था और राइफल कहीं गायब हो गई थी। जीवन रक्षा किट वाला बैकपैक भी मलबे के ढेर में कहीं दब गया होगा। उसके पास केवल उसकी वर्दी, बूट, एक चाकू और फौलादी इच्छा शक्ति बची थी। रात गहरी होने पर तापमान तेजी से गिरा। गीली वर्दी उसके शरीर की बची खुची गर्मी को भी तेजी से छीन रही थी। अगर वह ऐसे ही रही तो वह चोट से नहीं बल्कि हाइपोथर्मिया से मर सकती थी। वह लड़खड़ाते हुए शरीर को घसीटते हुए बारिश और हवा से बचने के लिए जगह खोजने लगी। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था और चक्कर आ रहे थे, लेकिन उसने चलना बंद नहीं किया। हार मानने का मतलब है सैनिक होने का अधिकार खो देना। कभी मत भूलो कि तुम्हारी जान देश की संपत्ति है। बहुत समय पहले जब वह विशेष बलों में एक हवलदार थी, कड़ाके की ठंड के प्रशिक्षण में पिछड़कर मौत के मुहाने पर पहुंच गई थी, तब उसे ढूंढने वाले एक बूढ़े सूबेदार मेजर की कही बातें अचानक उसके दिमाग में कौंध गईं। उन्होंने उसके फ्रॉस्टबाइट वाले हाथों को अपनी छाती में रखकर गर्म करते हुए कहा था कि एक सैनिक की भावना शारीरिक सीमाओं से परे होती है। अदिति ने होंठ चबाए। मैं अभी भी एक सैनिक हूं। मैं अभी हार नहीं मान सकती। कितनी देर चली होगी? उसे एक छोटी चट्टानी गुफा मिली। यह एक आदर्श आश्रय नहीं था, लेकिन कम से कम बारिश और हवा से बचा सकता था। वह गुफा के अंदर घुसकर शरीर को सिकोड़कर बैठ गई। भयानक भूख, दर्द और हड्डियों तक घुसने वाली ठंड उसे परेशान कर रही थी। चेतना धुंधली होने लगी और उसे जेक मिलर का चेहरा याद आया। उसे शॉर्टकट बताने वाली उसकी पाखंडी मुस्कान। वह गुस्सा बन गई और उस गुस्से ने उसकी बुझती हुई जीवन शक्ति में फिर से आग लगा दी। मैं जरूर जिंदा लौटूंगी और उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। इस बीच निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी अदिति के न आने पर सभा स्थल पर बेचैनी बढ़ने लगी। सूबेदार मेजर विक्रम पवार बेचैनी से कई बार डिपार्ट बिंदु की ओर देख चुके थे। कुछ गड़बड़ है, मैडम कभी भी समय की पाबंदी नहीं तोड़ती। मैडम के साथ हाथ। विक्रम की चिंतित बातों पर मेजर रॉबिन्सन ने उसे शांत करने की कोशिश की। शांत रहो विक्रम, नागिन रिज बहुत खतरनाक जगह है। हो सकता है किसी अप्रत्याशित बाधा के कारण देर हो गई हो। थोड़ा और इंतजार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रॉबिन्सन के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। जेक मिलर पास में ही चिंतित चेहरा बनाकर खड़ा था और कह रहा था, कहीं मेरे द्वारा बताया गया रास्ता ज्यादा खतरनाक तो नहीं था। मुझे लगता है मैंने बेकार में ही बता दिया। मैं तो बस मदद करना चाहता था। उसका अभिनय उत्तम था। किसी ने भी उसकी बात पर शक नहीं किया। आधी रात के बाद जब और इंतजार करना संभव नहीं रहा, मेजर रॉबिन्सन ने स्थिति की सूचना मुख्यालय को दी और आधिकारिक खोज अभियान शुरू करने का अनुरोध किया। प्रशिक्षण तुरंत रोक दिया गया। प्रशिक्षण की आखिरी रात, जो उत्सव की तरह होनी चाहिए थी, एक लापता कमांडर को खोजने के लिए एक आपातकालीन अभियान की शुरुआत में बदल गई। जैसे ही खोज दल टॉर्च की रोशनी में अंधेरे में फैले, जेक मिलर अंधेरे में चुपचाप मुस्कुरा रहा था। इतने खराब मौसम और कठिन इलाके में अगर वह बच भी गई तो उसे कुछ दिनों तक ढूंढना मुश्किल होगा, और जैसे जैसे समय बीतेगा सब कुछ एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के रूप में दर्ज हो जाएगा। उसे अपने प्लान के सफल होने पर कोई संदेह नहीं था। उसी समय एक छोटी चट्टानी गुफा में अदिति सिंह हांफते हुए कीचड़ जैसे अंधेरे को घूर रही थीं। उनकी आंखें एक घायल जानवर की नहीं थीं। वे बदला लेने के लिए पुनर्जीवित होने की तैयारी कर रही एक नागिन की आंखें थीं। उसने गुफा के बाहर हाथ बढ़ाकर ठंडी बारिश को महसूस किया।
यह केवल बारिश का पानी नहीं था, यह जीवित होने का सबूत था और आने वाले पलटवार का संकेत था। जीवित और मृत की सीमा पर वह अपनी ताकत से जीवितों की दुनिया में वापस आ रही थी। रात अभी लंबी थी और उसका जीवन रक्षा का संघर्ष अभी शुरू ही हुआ था। सुबह होते ही भारत अमेरिकी संयुक्त खोज दल ने बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू किया। प्रशिक्षण क्षेत्र अब एक लापता अधिकारी को खोजने के लिए एक वास्तविक अभियान क्षेत्र में बदल गया था। हेलीकॉप्टर आसमान में मंडरा रहे थे और थर्मल इमेजिंग उपकरणों से जंगल को खंगाल रहे थे और सर्वश्रेष्ठ ट्रैकर और सैन्य कुत्तों को उसके अंतिम अनुमानित मार्ग की छानबीन के लिए भेजा गया था। लेकिन घने कोहरे और ऊबड़ खाबड़ इलाके ने खोज कार्य को धीमा कर दिया। कमांड टेंट में माहौल भारी था। मेजर रॉबिन्सन पूरी रात सोए नहीं थे और नक्शे पर खोज क्षेत्रों को फिर से समायोजित कर रहे थे। उनके बगल में सूबेदार मेजर विक्रम पवार एक सख्त तात करते हैं चेहरे के साथ खड़े थे। विक्रम कल रात से एक पल भी आराम किए बिना खुद खोज में शामिल थे, लेकिन बिना किसी सफलता के लौटे थे। विक्रम, मैडम को आखिरी बार कहां देखा गया था? नागिन रिज के प्रवेश द्वार पर साहब। मैं और सभी जवान वहीं से अलग हुए थे। क्या डेपार्ट से पहले लेफ्टिनेंट कर्नल ने कुछ और कहा था, कुछ असामान्य? सूबेदार मेजर विक्रम एक पल के लिए झिझके। उनके दिमाग में डेपार्ट से ठीक पहले अदिति सिंह और जेक मिलर के बीच हुई संक्षिप्त बातचीत का दृश्य कौंध गया। उस समय उन्होंने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया था, लेकिन अब यह दृश्य उन्हें परेशान कर रहा था। मैंने उन्हें कैप्टन मिलर से थोड़ी देर बात करते देखा था। क्या बात हुई? यह मैंने नहीं सुना। तभी टेंट के प्रवेश द्वार से जेक मिलर अंदर आया। उसने जानबूझकर थका हुआ और चिंतित दिखने का अभिनय किया और मेजर रॉबिन्सन के पास आया। मेजर साहब, मुझे भी खोज में शामिल होने दीजिए। मैं उन आखिरी लोगों में से एक हूं जिन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल से बात की थी। मुझे लग रहा है कि मेरी वजह से यह सब हुआ है और मैं अपराध बोध से सो नहीं पा रहा हूं। उसकी आवाज सच्ची पछतावे से भरी लग रही थी, लेकिन सूबेदार मेजर विक्रम ने उसकी आंखों की गहराई में एक पल के लिए गुजरने वाली ठंडी गणना को पकड़ लिया। यह एक साथी के लिए चिंतित सैनिक की नजर नहीं थी। मेजर रॉबिन्सन ने मिलर के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, मैं तुम्हारी भावना समझता हूं, लेकिन तुम भी थक गए होगे, इसलिए पहले आराम करो। तुम्हारी गवाही महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ी देर में मैं तुमसे औपचारिक रूप से कुछ सवाल पूछूंगा। जैसे ही मिलर टेंट से बाहर गया, विक्रम खुद को रोक नहीं सका। मेजर साहब, मैं कैप्टन मिलर पर भरोसा नहीं कर सकता। विक्रम, बिना किसी आधार के शक मत करो। अभी हम सबको मिलकर काम करने का समय है। यह निराधार नहीं है साहब। हमारी मैडम इस पहाड़ की स्थलाकृति को अपनी हथेली की तरह जानती हैं। वह कभी रास्ता नहीं भटक सकती या किसी साधारण दुर्घटना का शिकार नहीं हो सकती। जरूर कैप्टन मिलर ने कुछ किया है। विक्रम की आवाज में दृढ़ विश्वास था। रॉबिन्सन को लगा कि उसका दावा सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है, लेकिन उनके मन के एक कोने में एक बेचैनी बनी रही। उन्होंने पहले मिलर से औपचारिक रूप से पूछताछ करने का फैसला किया। इस बीच घाटी के नीचे रात बिताने वाली अदिति सिंह अकल्पनीय दर्द के बीच चट्टान पर चढ़ना शुरू कर चुकी थी। उतरा हुआ बायां कंधा अस्थायी रूप से स्थिर था, लेकिन थोड़ा भी जोर लगाने पर चीख निकलने जैसा दर्द होता था और पैर के घाव से पट्टी के पार लगातार खून रिस रहा था। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इस घाटी में बचाव का इंतजार करने का मतलब मौत था। उसने चाकू का उपयोग करके चट्टान की दरारों में पकड़ बनाई और पेड़ों की जड़ों को रस्सी की तरह इस्तेमाल करके इंच इंच ऊपर बढ़ी। उसके नाखून टूट गए और हथेलियां खून से लथपथ हो गईं, लेकिन उसकी आंखें केवल चट्टान के ऊपर से आ रही धुंधली रोशनी की ओर थीं। चढ़ते समय चक्कर आने से कई बार खतरनाक पल आए, लेकिन हर बार उसने दांत भींचकर खुद को संभाला। उसी समय मेजर रॉबिन्सन मिलर को अलग बुलाकर पूछताछ कर रहे थे। क्या यह सच है कि तुमने लेफ्टिनेंट कर्नल को घाटी के रास्ते के बारे में बताया था? जी साहब, यह जानकारी मुझे कुछ दिन पहले गश्त पर गए भारतीय सैनिकों से मिली थी। मैंने सुना था कि यह लक्ष्य तक पहुंचने का एक तेज रास्ता है और मैंने अच्छी नीयत से जानकारी साझा की। मुझे सपने में भी नहीं पता था कि वह जगह इतनी खतरनाक है। मिलर ने पहले से तैयार जवाब बिना रुके दिए। उसका जवाब इतना तर्कसंगत था कि रॉबिन्सन को आगे कुछ पूछने के लिए शब्द नहीं मिले। लेकिन सूबेदार मेजर विक्रम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अकेले ही उन भारतीय सैनिकों का पता लगाना शुरू कर दिया जिनका मिलर ने उल्लेख किया था।
और कुछ ही समय बाद उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। मिलर को ऐसी जानकारी देने वाला कोई सैनिक मौजूद नहीं था। इसके विपरीत उन सभी ने एक ही बात कही कि यमदूत घाटी प्रशिक्षुओं के लिए एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। विक्रम इस तथ्य के साथ तुरंत मेजर रॉबिन्सन के पास भागे। मेजर साहब, कैप्टन मिलर झूठ बोल रहा है। उसने जिस मुखबिर का उल्लेख किया है वह मौजूद ही नहीं है। वह पहले से जानता था कि वह घाटी खतरनाक है। विक्रम के हाथ में कई सैनिकों के बयानों वाली एक नोटबुक थी। रॉबिन्सन का चेहरा ठंडा पड़ गया। स्थिति अब एक साधारण लापता होने की घटना नहीं थी। यह एक साथी अधिकारी द्वारा जानबूझकर हत्या के प्रयास का मामला हो सकता था। यह एक भयानक कांड था जिसमें यूनिट की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। कैप्टन मिलर को तुरंत मेरे कमरे में बुलाओ और उसके निजी बैरक को नियंत्रित करो और किसी से भी संपर्क करने पर रोक लगा दो। रॉबिन्सन की आवाज ठंडी और दृढ़ थी। विश्वास में दरार पड़ चुकी थी। नहीं, वह पहले ही चकनाचूर हो चुकी थी। और ठीक उसी समय कई मीटर की चट्टान पर लगभग चढ़ चुकी अदिति सिंह ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाई। उसके हाथ ने आखिरकार चट्टान के किनारे की मजबूत जमीन को पकड़ लिया। उसने एक चीख के साथ अपने शरीर को ऊपर खींचा। अंततः वह उस नरक जैसी घाटी से बाहर निकल चुकी थी। वह ठंडी जमीन पर गिरकर हाँफने लगी। उसका पूरा शरीर लहूलुहान था, लेकिन उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थीं। वह लड़खड़ाते हुए उठी और बेस कैंप की दिशा में एक एक कदम अपने घायल शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगी। वह बचाव का इंतजार नहीं कर रही थी। वह न्याय करने के लिए खुद लौट रही थी। दो मोर्चे, बेस कैंप में सच्चाई की खोज और उबड़ खाबड़ पहाड़ों में जीवन रक्षा का संघर्ष, अब एक ही बिंदु की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। और उसके अंत में एक ऐसा पुनर्मिलन इंतजार कर रहा था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बेस कैंप के कमांड टेंट के अंदर का माहौल बर्फ की तरह ठंडा था। मेजर रॉबिन्सन अपने सामने खड़े जेक मिलर को ठंडी नजरों से घूर रहे थे। टेंट के प्रवेश द्वार पर सशस्त्र अमेरिकी सैन्य पुलिसकर्मी पहरा दे रहे थे और एक तरफ सूबेदार मेजर विक्रम पवार गवाह के रूप में मौजूद थे। मैं फिर से पूछता हूं, कैप्टन मिलर, तुमने लेफ्टिनेंट कर्नल को यमदूत घाटी के बारे में जानकारी कहां से मिली? मैंने आपको बताया था साहब, गश्त पर मौजूद भारतीय सैनिकों से। झूठ बोलना बंद करो। रॉबिन्सन ने मेज पर हाथ पटकते हुए दहाड़ा। विक्रम ने सभी सैनिकों से पुष्टि की है। किसी ने भी तुमसे ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि सभी ने गवाही दी है कि वह जगह कितनी खतरनाक है। तुम सब कुछ जानते थे। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? घिर जाने पर मिलर अब और शांत नहीं रह सका। उसके चेहरे से झूठी चिंता का नकाब उतर गया और काला द्वेष सामने आने लगा। अगर मैं जानता भी था तो क्या आपके पास कोई सबूत है? क्या मैंने उसे धक्का दिया? मैंने तो सिर्फ जानकारी दी थी। उसे चुनना अदिति सिंह उस औरत का अपना फैसला था। वह चीख पड़ा। यह उसकी घिनौनी असलियत के सामने आने का क्षण था। सूबेदार मेजर विक्रम को उसे तुरंत तोड़ देने की इच्छा को मुश्किल से दबाना पड़ा। जैसे ही स्थिति सबसे खराब हो रही थी, टेंट के बाहर हलचल शुरू हो गई। किसी की घबराई हुई चीखें, फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रॉबिन्सन ने प्रवेश द्वार पर मौजूद गार्ड को इशारा किया और गार्ड स्थिति का पता लगाने के लिए बाहर गया। और कुछ ही देर बाद वह ऐसे चेहरे के साथ वापस आया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मेजर साहब, बाहर। गार्ड अपनी बात पूरी नहीं कर सका। उसके हटने पर टेंट के प्रवेश द्वार से एक अविश्वसनीय आकृति अंदर आई। वह अदिति सिंह थीं। उनकी हालत भयानक थी। वर्दी फटी हुई, खून और कीचड़ से सनी हुई थी और चेहरे और हाथों पर खरोंच और कट के निशान थे। अस्थायी रूप से बंधा हुआ बायां हाथ और खून रिसता हुआ दाहिना पैर बता रहा था कि उन्होंने कितनी भयानक लड़ाई लड़ी थी। लेकिन वह सीधी खड़ी थीं। भले ही वह लंगड़ा रही थीं, लेकिन उनकी कमर सीधी थी और उनकी आंखें टेंट में मौजूद सभी लोगों पर हावी होने वाली ठंडी और तीव्र रोशनी से चमक रही थीं। टेंट में मौजूद सभी लोग अपनी जगह पर जम गए। मेजर रॉबिन्सन मुंह खोले कुछ नहीं कह सके और सूबेदार मेजर विक्रम की आंखों में गर्म आंसू भर आए। सबसे बड़ा झटका जैक मिलर को लगा। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि जो व्यक्ति मर जाना चाहिए था या कम से कम मरणासन्न अवस्था में बचाया जाना चाहिए था, वह उसकी आंखों के सामने सही सलामत खड़ा है। उसका चेहरा डर और आश्चर्य से सफेद पड़ गया। अदिति ने चिकित्सा कर्मियों को हाथ के इशारे से रोका और फिर धीरे धीरे एक एक कदम वह मिलर की ओर बढ़ी।
उनके कदमों की आहट टेंट में ऐसे गूंज रही थी जैसे नरक से आने वाली न्याय की घंटी हो। अंत में वह मिलर के ठीक सामने खड़ी हो गईं। कैप्टन मिलर। उनकी आवाज सूखी और फटी हुई थी, लेकिन किसी भी चीख से ज्यादा खतरनाक थी। तुम्हारे बताए शॉर्टकट की बदौलत मुझे एक बहुत ही कठोर और नया जीवन रक्षा प्रशिक्षण मिला। क्या मुझे धन्यवाद कहना चाहिए? मिलर पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पीछे खड़े गार्ड ने उसे रोक लिया। वह डर से हकलाया, तुम क्या कह रही हो? मैं तो बस अच्छी नीयत से। अच्छी नीयत? अदिति के होठों पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आई। उन्होंने अपनी जेब से कुछ निकाला और मिलर की छाती पर फेंक दिया। यह एक जंग लगी हुई कांटेदार तार का टुकड़ा था। यह उस शॉर्टकट के प्रवेश द्वार पर था, एक पुराने चेतावनी बोर्ड का हिस्सा जिस पर लिखा था, प्रवेश वर्जित, खतरनाक क्षेत्र। तुम्हारे जैसा अनुभवी विशेष बल का सैनिक इसे देख नहीं सकता था, है ना? यह निर्णायक सबूत था। अदिति ने गिरने से ठीक पहले सहज रूप से उस चेतावनी बोर्ड के अवशेषों को देखा था और चट्टान पर चढ़ते समय जानबूझकर उसे बरामद कर लिया था। मिलर की आखिरी रक्षा पंक्ति ढह गई। उसकी आंखें पागलों की तरह कांपने लगीं। विवेक और आत्मनियंत्रण पूरी तरह से खोकर वह अचानक आदित्य पर झपटने की कोशिश करने लगा। तू शैतान औरत! लेकिन इससे पहले कि उसका मुक्का आदित्य तक पहुंचता, बगल में खड़े सूबेदार मेजर विक्रम का पैर बिजली की तरह उसके पेट पर पड़ा। एक दर्दनाक चीख के साथ मिलर फर्श पर गिरकर उल्टियां करने लगा। गार्ड तुरंत उस पर झपटे और उसे काबू में कर लिया। सब कुछ खत्म हो गया था। अदिति को अब जाकर तनाव से राहत मिली और वह लड़खड़ा गईं। मेजर रॉबिन्सन और विक्रम ने एक साथ उन्हें सहारा दिया। मेडिक, स्ट्रेचर लाओ! रॉबिन्सन चिल्लाया। स्ट्रेचर पर चिकित्सालय की ओर ले जाते समय अदिति ने फर्श पर छटपटाते हुए मिलर को आखिरी बार देखा। उनकी आंखों में जीत या संतोष नहीं था, गहरी दया और एक सैनिक के रूप में दुहक था। यह देखने का कड़वा अनुभव था कि कैसे अहंकार और ईर्ष्या एक उत्कृष्ट सैनिक को एक राक्षस में बदल सकते हैं। कुछ दिनों बाद सैन्य अस्पताल के एक साफ कमरे में पट्टियों में लिपटी अदिति सिंह खिड़की से बाहर लद्दाख के नीले पहाड़ों को देख रही थीं। तभी कमरे का दरवाजा खुला और साफ सुथरी वर्दी में मेजर रॉबिन्सन अंदर आए। उनके हाथ में एक छोटा सा बक्सा था। अब तबीयत कैसी है लेफ्टिनेंट कर्नल? आपकी कृपा से बहुत बेहतर है। सैनिक का मजबूत होना ही उसका फायदा है, अदिति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रॉबिन्सन उनके बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठ गए और कुछ देर चुप रहे। फिर एक गहरी सांस के साथ उन्होंने सिर झुकाया। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की ओर से मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। हमने तुम्हारे साथ एक सैनिक और एक इंसान के रूप में ऐसा कुछ किया जो कभी नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूं कि किसी भी शब्द से माफी नहीं मिल सकती। हमें सच में बहुत खेद है। उन्होंने ईमानदारी से माफी मांगी। अदिति ने चुपचाप उनके कंधे पर थपथपाया। मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करती हूं और यह तुम्हारी या अमेरिकी सेना की गलती नहीं है। यह जैक मिलर एक व्यक्ति की गलती है। हमने इस प्रशिक्षण से बहुत कुछ सीखा है। अविश्वास और दुश्मनी कैसी त्रासदी को जन्म देती है और सच्चा विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। उनकी बातों से रॉबिन्सन प्रभावित हुए। उन्होंने अपने साथ लाया हुआ बक्सा उन्हें दिया। बक्से के अंदर अमेरिकी सेना के विशेष बलों का प्रतीक, एक हरा बेरेट और यूनिट के प्रतीक चिन्ह वाली एक स्मृति पट्टिका थी। यह केवल एक स्मृति चिन्ह नहीं है, यह सर्वश्रेष्ठ योद्धा के प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक है। हम तुम्हें हमेशा एक साथी के रूप में याद रखेंगे। अदिति ने चुपचाप बेरेट को स्वीकार किया। यह केवल एक टोपी नहीं थी, यह राष्ट्रीयता और लिंग से परे केवल कौशल और सैनिक भावना से अर्जित की गई गर्मजोशी भरी कमारादरी का प्रतीक था। उनकी कुर्बानी और दृढ़ता ने आखिरकार दोनों इकाइयों को एक सच्ची टीम के रूप में एक साथ बांध दिया था। प्रशिक्षण खत्म हो गया था, लेकिन असली कहानी अब शुरू हो रही थी। स्टील से बनी वह नागिन सबसे कठोर परीक्षा से गुजरकर और भी मजबूत और चमकदार हो गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल अदिति सिंह की वापसी ने संयुक्त प्रशिक्षण इकाई में एक बड़ी हलचल मचा दी। उनकी आपबीती और जीवित रहने की गाथा पल भर में एक किंवदंती बन गई और जैक मिलर का निष्कासन इकाई में व्याप्त अदृश्य भेदभाव और अहंकार के खिलाफ एक शक्तिशाली चेतावनी बन गया। प्रशिक्षण कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था, लेकिन यह समय न केवल घायलों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए था, बल्कि दोनों इकाइयों के बीच टूटे हुए विश्वास को ठीक करने
और एक नए रिश्ते की स्थापना के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवधि थी। अदिति ने सैन्य अस्पताल के आरामदायक बिस्तर को अस्वीकार कर दिया और प्रशिक्षण क्षेत्र के चिकित्सालय में लौटकर पुनर्वास में जुट गई। वह नहीं चाहती थी कि उन्हें एक पीड़ित या घायल के रूप में सहानुभूति मिले। वह अभी भी इस प्रशिक्षण की मुख्य तरबाद हत्ती है कि आजा की प्रशिक्षण की मुख्य अनुनता की प्रति प्रभारी और एक अटूट कमांडर थी। हर सुबह वह लंगड़ाते हुए भी फायरिंग रेंज में जाती और एक हाथ से राइफल पकड़कर फायरिंग करती ताकि युद्ध की अपनी समझ को न खोएं। उनका यह फौलादी रूप अपने आप में सभी जवानों के लिए एक जीवंत सबक था। उनके इस रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिकी सैनिक हुए। वे अब अदिति को सिर्फ एक कुशल महिला सैनिक के रूप में नहीं देखते थे, वे उन्हें एक अदम्य सैनिक के रूप में सम्मान देने लगे थे। भोजन के समय या आराम के समय अमेरिकी सैनिक खुद उनके पास आकर रणनीति या जीवन रक्षा तकनीकों के बारे में पूछते। यह एक स्वाभाविक दृश्य बन गया था। शुरू में उन्हें नजरअंदाज करने वाली तिरस्कारपूर्ण निगाहें अब सम्मान और विस्मय से भरी नजरों में बदल गई थीं। इस बदलाव के केंद्र में मेजर डेविड रॉबिन्सन थे। उन्होंने मिलर की घटना की जिम्मेदारी ली और शेष प्रशिक्षण अवधि के दौरान दोनों इकाइयों को पूरी तरह से एक में मिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपनी कमान का एक बड़ा हिस्सा आदित्य को सौंप दिया और सार्वजनिक रूप से दिखाया कि वह उनके फैसलों पर पूरा भरोसा करते हैं। अब से सभी ऑपरेशन योजनाओं को लेफ्टिनेंट कर्नल की अंतिम मंजूरी मिलेगी। वह इस भूमि और पर्वतीय इलाके की सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ हैं और जैसा कि आप सभी ने देखा है, वह सर्वश्रेष्ठ जीवन रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। उनका फैसला ही हमारा फैसला है। रॉबिन्सन की घोषणा ने अमेरिकी सैनिकों पर गहरा प्रभाव डाला। यह पद राष्ट्रीयता या लिंग के बजाय केवल कौशल और अनुभव का सम्मान करने वाले एक सच्चे पेशेवर का रूप था। प्रशिक्षण फिर से शुरू होने से एक दिन पहले अदिति और रॉबिन्सन ने सभी जवानों को इकट्ठा किया। यह मिलर की घटना पर एक आधिकारिक संयुक्त ब्रीफिंग थी, लेकिन इसका उद्देश्य किसी को दोष देना या जिम्मेदारी तय करना नहीं था। हमने इस घटना से एक दर्दनाक सबक सीखा है। अदिति ने पहले बोलना शुरू किया। उनकी आवाज परेड ग्राउंड में गूंज रही थी। युद्ध के मैदान में सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार, पूर्वाग्रह और अविश्वास में होता है। जो सैनिक अपने साथी पर भरोसा नहीं कर सकता, उसे युद्ध के मैदान में जाने का कोई अधिकार नहीं है। हमने देखा है कि अपने साथी की पीठ में छुरा घोंपने का क्या अंजाम होता है, और साथ ही हमने यह भी अनुभव किया है कि सबसे कठिन संकट में एक दूसरे पर भरोसा करना और सहारा देना कैसा चमत्कार कर सकता है। उन्होंने खोज अभियान में शामिल सभी जवानों का धन्यवाद किया और फिर रॉबिन्सन की ओर देखा। मेजर रॉबिन्सन की त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई के बिना सच्चाई शायद अंधेरे में ही दफन हो जाती। मैं एक साथी के रूप में आप पर पूरा भरोसा करती हूं। इस पर मेजर रॉबिन्सन आगे आए और जवाब दिया, लेफ्टिनेंट कर्नल की अदम्य भावना और नेतृत्व हम सभी के लिए एक गहरा सबक है। हम पर उनका जो कर्ज है उसे चुकाने के लिए भी हम शेष प्रशिक्षण को इतिहास का सबसे सफल संयुक्त प्रशिक्षण बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। हम अब भारतीय सेना और अमेरिकी सेना नहीं है, हम एक टीम है। ब्रीफिंग के बाद माहौल पहले से बिल्कुल अलग था। अजीब खामोशी और अदृश्य दीवारें गायब हो गई थीं और उनकी जगह गर्मजोशी भरी कामराडरी और एक साझा लक्ष्य की भावना ने ले ली थी। उस शाम मेस में पैरा एसएफ और ग्रीन बेरेट्स के जवान स्वाभाविक रूप से एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, एक दूसरे के लड़ाकू राशन का आदान प्रदान कर रहे थे और हंस रहे थे। राख के ढेर में आखिरकार सच्चे विश्वास का अंकुर फूटा था और अंत में संयुक्त प्रशिक्षण के समापन के रूप में अंतिम समग्र सामरिक प्रशिक्षण का दिन आ गया। प्रशिक्षण का लक्ष्य पिछली बार की तरह ही पहाड़ी इलाके में गहरे स्थित एक काल्पनिक दुश्मन ठिकाने को नष्ट करना था, लेकिन इस बार सभी जवानों को 2 इकाइयों के बजाय टीम अल्फा और टीम ब्रावो में पुनर्गठित किया गया था, जिसमें भारतीय और अमेरिकी सैनिक पूरी तरह से मिश्रित थे। ऑपरेशन की ब्रीफिंग देते समय अदिति की आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थीं। उनकी चोटें अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति सर्वोत्तम थी। इस ऑपरेशन की सफलता आपके कंधों पर है। अपने बगल वाले साथी पर भरोसा करो और खुद पर भरोसा करो। हम इस पहाड़ को अपने आंगन की तरह रौंद डालेंगे। ब्रीफिंग के अंत में
एक सैनिक ऑपरेशन मुख्यालय से प्राप्त एक संदेश लेकर तेजी से दौड़ता हुआ आया। रिपोर्ट, पूर्वी मोर्चे की अग्रिम चौकी पर अज्ञात गतिविधि का पता चला है। इसे गंभीर नहीं माना गया और स्थिति समाप्त हो गई है, लेकिन सभी इकाइयों को सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। एक पल के लिए ब्रीफिंग रूम में हल्का तनाव फैल गया। अग्रिम मोर्चे पर यह आम बात थी, लेकिन एक बड़े प्रशिक्षण से ठीक पहले होने के कारण सभी की नसें तन गईं। अदिति ने एक पल के लिए नक्शे को देखा। जिस क्षेत्र में वे प्रशिक्षण करने वाले थे वह युद्ध विराम रेखा से बहुत दूर था, लेकिन उनकी छठी इंद्री में कहीं एक छोटी तीखी चेतावनी की घंटी बज रही थी। सब लोग याद रखना, यह प्रशिक्षण है, लेकिन इसे वास्तविक लड़ाई मानकर चलना। एक भी छोटे से संकेत को नजरअंदाज मत करना। उनकी अंतिम चेतावनी के साथ जवान अपने उपकरण लेकर हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। हेलीकॉप्टर के रोटर ने तेज हवा के साथ जमीन की धूल उड़ाई। अदिति ने खिड़की से दूर होते बेस कैंप को देखते हुए मकास करने की उसी ऊबड़ खाबड़ पर्वत श्रृंखला का सामना किया जिसने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया था। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उनके साथ राष्ट्रीयता से परे फौलादी विश्वास से बंधे हुए साथी थे। सुबह की पहली किरण अंधेरे को चीरते हुए विशाल पहाड़ की चोटी को सुनहरे रंग में रंग रही थी। यह ऐसा था जैसे सभी परीक्षाओं को पार करके नए सिरे से जन्मी उनकी यात्रा को आशीर्वाद दे रही हो। लेकिन उस रोशनी के पीछे एक ऐसा वास्तविक अंधेरा चुपचाप आ रहा था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। समग्र सामरिक प्रशिक्षण आश्चर्यजनक रूप से सुचारू रूप से चला। आदित्य सिंह की कमान में भारत अमेरिकी संयुक्त टीम एक ऐसी इकाई की तरह काम कर रही थी जिसने मानो लंबे समय से एक साथ काम किया हो। भाषा की बाधा को संक्षिप्त हाथ के संकेतों और एक दूसरे की आंखों से दूर किया गया और सामरिक मतभेदों को मौके पर तत्काल संचार और समन्वय के माध्यम से एक सहक्रियात्मक प्रभाव में बदल दिया गया। सूबेदार मेजर विक्रम पवार की तीक्ष्ण टोही क्षमता और अमेरिकी संचार सैनिक के अत्याधुनिक उपकरणों का मेल हुआ और ग्रीन बेरेट्स की शक्तिशाली मारक क्षमता ने पैरा एसएफ की गुप्त गतिशीलता को पंख लगा दिए। मेजर रॉबिन्सन प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके और अदिति के बगल में इलाके का जायजा लिया। यह सिर्फ एक प्रशिक्षण नहीं है लेफ्टिनेंट कर्नल, यह एक कलाकृति देखने जैसा है। काश मिलर यह दृश्य देख पाता, वह शायद देखकर भी नहीं समझ पाता। अदिति ने संक्षिप्त उत्तर दिया। उनकी नजर सामने के घने जंगल की ओर थी। सब कुछ उत्तम था, लेकिन कुछ दिन पहले अग्रिम चौकी से आई अज्ञात गतिविधि की रिपोर्ट उनके मन में एक छोटे से कांटे की तरह चुभ रही थी। ऑपरेशन शुरू होने के 6 घंटे बाद जब वे लक्ष्य से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक गहरी घाटी में पहुंचे तो सबसे आगे जा रहे सूबेदार मेजर विक्रम से एक आपातकालीन संदेश आया। नागिन, यह वाइपर 1 है। कुछ अजीब मिला है। दोहराता हूं, कुछ अजीब मिला है। अदिति ने तुरंत सभी जवानों को रुकने और रक्षात्मक स्थिति लेने का हाथ का संकेत दिया। वह रॉबिन्सन के साथ चुपचाप विक्रम के पास गईं। विक्रम झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे और घाटी के नीचे एक छोटे से खुले मैदान की ओर इशारा कर रहे थे। वहां किसी के रुकने के स्पष्ट निशान थे, आग जलाने की जगह और कुछ पैरों के निशान। क्या यह प्रशिक्षण में शामिल न होने वाली किसी इकाई के निशान हैं? रॉबिन्सन ने पूछा। नहीं साहब, ये हमारे नहीं हैं। विक्रम ने एक टहनी से आग की राख को कुरेदा। उसके अंदर एक अधजली सिगरेट का टुकड़ा मिला। यह भारतीय या अमेरिकी सेना को दी जाने वाली सिगरेट नहीं थी। यह एक विदेशी ब्रांड की सिगरेट थी जो दुश्मन देश में बहुत लोकप्रिय थी। एक पल के लिए तीनों के चेहरे एक साथ सख्त हो गए। अदिति ने तुरंत आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी और पैरों के निशानों का बारीकी से विश्लेषण करना शुरू कर दिया। बूट के निशान साफ हैं, कम से कम 3 लोग, कदम चौड़े और नियमित हैं, जिसका मतलब है कि वे उच्च प्रशिक्षित लोग हैं। उनकी दिशा हमारी ही दिशा में है, लक्ष्य की ओर। उनकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो गई। रॉबिन्सन के चेहरे से भी रंग उड़ गया। यह अब प्रशिक्षण नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिन पहले की खुफिया जानकारी वे पूर्वी मोर्चे से यहां तक इस गहरे भीतरी इलाके तक घुस आए हैं? यह असंभव है, रॉबिन्सन ने बुदबुदाया, लेकिन आंखों के सामने का सबूत एक स्पष्ट सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। उसी क्षण कमांड से सीधे उपग्रह संचार के लिए जिम्मेदार अमेरिकी संचार सैनिक अपना हेडसेट उतारकर पीले पड़े चेहरे के साथ दौड़ता हुआ आया। लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर साहब, अभी मुख्यालय से एक आपातकालीन संदेश आया है। प्रशिक्षण स्थिति तुरंत समाप्त
वर्तमान समय से ऑपरेशन क्षेत्र में वास्तविक दुश्मन तत्वों की उपस्थिति। दोहराता हूं, यह वास्तविक स्थिति है। संचार सैनिक की चीख जंगल की खामोशी को तोड़ने वाले हथौड़े की तरह थी। आसपास के सभी जवानों ने सांस रोक ली। जिन सैनिकों को प्रशिक्षण के लिए खाली कारतूस दिए गए थे, उनके चेहरे सफेद पड़ गए। खेल खत्म हो गया था। अदिति ने एक पल भी नहीं झिझका। उनकी आंखें एक कमांडर की आंखों में बदल गईं। नहीं, अब वे दुश्मन के सामने एक शिकारी की आंखों में बदल गई थीं। सभी जवान, प्रशिक्षण कारतूस तुरंत वापस करें। अब से दिए जाने वाले सभी कारतूस असली होंगे। हर कोई अपनी सुरक्षा जांच करे और युद्ध के नियमों के अनुसार कार्रवाई करे। अब से यह प्रशिक्षण नहीं, बल्कि एक वास्तविक ऑपरेशन है। उनके आदेश बिजली की तरह गिरे। जवान एक साथ हरकत में आ गए। प्रशिक्षण मैगजीन निकालकर असली गोलियों से भरी भारी मैगजीन लगाने की खट्टों की आवाज जंगल में गूंजने लगी। कुछ ही समय पहले अपने साथियों के साथ मजाक कर रहे युवा सैनिकों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह फौलादी तनाव ने ले ली। जंगल की हर आवाज, पत्तों की सरसराहट, हवा की आवाज, सब कुछ एक संभावित खतरे की तरह लगने लगा। मेजर रॉबिन्सन अदिति के पास आए और दृढ़ चेहरे के साथ कहा, इस इलाके की सबसे अच्छी विशेषज्ञ आप हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल। अब से फील्ड कमांड मैं आपको सौंपता हूं। अमेरिकी सैनिक आपके आदेशों को मेरे आदेशों की तरह मानेंगे। हम आपकी पीठ की रक्षा करेंगे। यह पूर्ण विश्वास का प्रदर्शन था। एक ऐसा दृश्य जिसकी कुछ दिन पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अदिति ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। उन्होंने नक्शा खोला और दुश्मनों के अनुमानित मार्ग और अपनी वर्तमान स्थिति की जांच की। उनका लक्ष्य शायद पास का संचार रिले स्टेशन होगा। यह एक सैन्य सुविधा नहीं है, लेकिन अगर इसे नष्ट कर दिया गया तो इस पूरे क्षेत्र का संचार नेटवर्क ठप हो जाएगा। उनका इरादा सामाजिक अशांति पैदा करना होगा। हमें उनसे पहले वहां पहुंचकर रास्ता रोकना होगा। शिकार शुरू हो गया था, लेकिन इस बार यह प्रशिक्षण क्षेत्र का काल्पनिक पीछा नहीं था। यह जान की बाजी लगाकर किया जाने वाला असली पीछा था। अदिति अपने कॉल साइन नागिन के अनुरूप बिना आवाज किए जवानों को जंगल में ले गईं। उनकी जीवन रक्षा और पीछा करने की क्षमता अब अपने साथियों को बचाने और दुश्मन को खत्म करने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार बन गई थी। कितना समय बीत गया होगा। उन्हें एक और छोटा कैंप मिला जिसे दुश्मनों ने छोड़ दिया था, और वहां प्रशिक्षण में शामिल एक सैनिक की पहचान की चेन पड़ी थी। यह स्पष्ट था कि वह प्रशिक्षण क्षेत्र से भटक गया था और उस पर हमला हुआ था। जवानों के दिलों में गुस्सा उबलने लगा। अदिति जवानों को और भी गहरे जंगल में ले गईं। दुश्मनों के लक्ष्य संचार रिले स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक पुरानी छोड़ी हुई झोपड़ी दिखाई दी। सूरज ढल रहा था और अंधेरा छाने लगा था। झोपड़ी से एक भयानक माहौल आ रहा था। अदिति ने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। उन्हें सहज रूप से महसूस हुआ वे अंदर हैं। उन्होंने हाथ के संकेतों से प्रत्येक टीम को घेराबंदी करने का निर्देश दिया। जवान बिना आवाज किए झोपड़ी को पूरी तरह से घेरने लगे। ठंडी रात की हवा में सबने सांस रोककर अदिति के अगले संकेत का इंतजार किया। झोपड़ी के अंदर से एक बहुत ही धुंधली रोशनी आ रही थी। अदिति ने अपनी टेवर राइफल की सेफ्टी हटाई और धीरे धीरे हमले का संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया। एक खींची हुई कमान की तरह तनाव फटने के कगार पर था। प्रशिक्षण और वास्तविकता की सीमा पर, जीवन और मृत्यु की सीमा पर उनकी असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। अंधेरा पूरी तरह से छा जाने के बाद झोपड़ी के आसपास मौत जैसी खामोशी थी। अदिति सिंह ने अपना उठाया हुआ हाथ जोर से नीचे किया। यह हमले का संकेत था। घुसो। सूबेदार मेजर विक्रम की संक्षिप्त चीख के साथ अल्फा टीम ने झोपड़ी के मुख्य दरवाजे और खिड़कियों की ओर स्टन ग्रेनेड फेंके। कानों को फाड़ देने वाले धमाके और आंखों को अंधा कर देने वाली चमक के बाद उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। साथ ही अदिति और रॉबिन्सन के नेतृत्व में ब्रावो टीम ने झोपड़ी के पिछले हिस्से पर हमला किया। धड़ धड़ धड़। झोपड़ी के अंदर का माहौल पल भर में नरक में बदल गया। अप्रत्याशित हमले से घबराए दुश्मन के एजेंटों ने मेजों को ढाल बनाकर जोरदार प्रतिरोध किया। अंधेरे में बंदूकों की नाल से निकलती आग बिजली की तरह चमक रही थी और गोलियां दीवारों और खंभों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर रही थीं। प्रशिक्षण में सुनी जाने वाली खाली कारतूसों की आवाज से बिल्कुल अलग मांस और हड्डियों को भेदने वाली असली गोलियों की आवाज कानों में गूंज रही थी।
भारत अमेरिकी संयुक्त टीम ने इस अफरा तफरी में भी शांत रहकर प्रशिक्षण के अनुसार काम किया। वे अब राष्ट्रीयता से नहीं बटे थे, वहां केवल एक दूसरे की पीठ की रक्षा करने वाले साथी थे। जब एक अमेरिकी सैनिक अपनी बंदूक रीलोड कर रहा था तो एक पैरा एसएफ जवान ने कवर फायर दिया, और जब एक पैरा एसएफ जवान बूबी ट्रैप हटा रहा था तो एक ग्रीन बैरेट ने आसपास की निगरानी की। उनके हर कदम में कोई झिझक या अविश्वास नहीं था। राख के ढेर में पनपा विश्वास सबसे भीषण युद्ध के मैदान में फौलादी ताकत दिखा रहा था। अदिति और रॉबिन्सन एक टीम की तरह काम करते हुए झोपड़ी के अंदर के हिस्से को साफ कर रहे थे। जब अदिति हाथ के संकेत से दिशा बताती तो रॉबिन्सन तुरंत अपनी टीम को आदेश देते और मारक क्षमता से समर्थन करते। दाईं ओर दो। अदिति के चिल्लाते ही रॉबिन्सन और उसकी टीम ने कमरे में ग्रेनेड फेंका और अंदर घुस गए। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था, लेकिन दुश्मन भी कम नहीं थे। वे भारत के इतने भीतरी इलाके तक घुस आए सर्वश्रेष्ठ एजेंट थे। वे चालाकी से कोनों का फायदा उठाकर पलटवार कर रहे थे और इसी प्रक्रिया में एक त्रासदी हुई। मेडिक जैक्सन को गोली लगी है। एक कोने की तलाशी ले रहे एक युवा अमेरिकी सैनिक कॉर्पोरल जैक्सन को दुश्मन की गोली पैर में लगी और वह गिर पड़ा। वह वही युवक था जिसने कुछ दिन पहले अदिति की जीवन रक्षा तकनीकों की प्रशंसा करते हुए कई सवाल पूछे थे और एक भोली मुस्कान रखता था। लानत है। सबसे करीब मौजूद सूबेदार मेजर विक्रम ने गाली देते हुए गिरे हुए जैक्सन की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन की गोलियों ने उनके रास्ते में धूल उड़ा दी। ठीक उसी समय एक और अमेरिकी सैनिक ने अपने शरीर को ढाल बनाकर विक्रम और जैक्सन के सामने खड़ा हो गया और दुश्मन की ओर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। उसे बाहर निकालो। उसकी कवर फायर की बदौलत विक्रम जैक्सन को एक सुरक्षित स्थान पर खींच सका। राष्ट्रीयता से परे त्याग और कमराडरी का यह क्षण गोलियों की बौछार के बीच जीवन और मृत्यु के चौराहे पर चमक रहा था। झोपड़ी के अंदर के ज्यादातर दुश्मन मारे जा चुके थे, लेकिन उनका नेता जो आखिरी बचा था, एक बंधक बनाए गए सैनिक को ढाल बनाकर एक कमरे में फंसा हुआ था। यह वही सैनिक था जिसकी पहचान की चेन पहले मिली थी। सब पीछे हटो, वरना मैं इसका गला काट दूंगा। उसके हाथ में एक तेज चाकू था और उसकी धार सैनिक की गर्दन पर खतरनाक रूप से सटी हुई थी। यह एक ऐसी गतिरोध की स्थिति थी जहां जल्दबाजी में हमला नहीं किया जा सकता था। जब सब लोग सांस रोके कोई हल नहीं ढूंढ पा रहे थे, तब अदिति धीरे धीरे आगे बढ़ी। उन्होंने अपनी राइफल नीचे की ओर दोनों हाथ उठाकर आत्मसमर्पण का संकेत देने जैसी मुद्रा बनाई। शांत हो जाओ, हम और खून खराबा नहीं चाहते। चुप कर। दक्षिण की कुतिया अधिकारी एजेंट अत्यधिक उत्तेजित था। ठीक उसी समय अदिति ने उसकी नजर से बचकर उसके पैरों के नीचे पुराने लकड़ी के फर्श के एक हिस्से को देखा जो बाकी हिस्सों से थोड़ा ज्यादा सड़ा हुआ था। यह पहाड़ों में जीवन रक्षा के संघर्ष के दौरान सीखी गई उनकी इलाके को समझने की क्षमता थी। अदिति ने रॉबिन्सन से आंखें मिलाईं और फिर किसी को पता चले बिना उन्होंने अपनी उंगली से फर्श की ओर इशारा किया और 3 तक गिना। उनके इरादे को समझते हुए रॉबिन्सन ने चुपचाप सिर हिलाया। अदिति ने फिर से एजेंट से बात करते हुए उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। यहां से जिंदा बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने साथी को छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्शने का वादा करती हूं। बकवास। जैसे ही एजेंट ने गुस्से में बंधक की गर्दन पर और जोर दिया, अदिति के संकेत पर रॉबिन्सन ने उसके पैरों के नीचे फर्श पर ठीक 3 गोलियां दागी। ठा ठा ठा। शक्तिशाली राइफल की गोलियों से सड़ा हुआ फर्श टूट गया। एजेंट ने अपना संतुलन खो दिया और लड़खड़ा गया, और जैसे ही उसने एक पल के लिए बंधक को छोड़ा, अदिति ने वह मौका नहीं गंवाया। ठाए। उनकी राइफल से निकली एक गोली बिजली की तरह जाकर ठीक एजेंट के माथे के बीच में लगी। बंधक सैनिक को सुरक्षित बचा लिया गया और लंबी लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई। लड़ाई के बाद झोपड़ी की हालत भयानक थी। बारूद और खून की गंध फैली हुई थी और सभी अत्यधिक तनाव से मुक्त होकर हाँफ रहे थे। घायल कॉर्पोरल जैक्सन सहित अन्य घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया और कोई भी शहीद नहीं हुआ। इस बात से सभी ने राहत की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे के कंधे थपथपाए और सहारा दिया। उनकी त्वचा का रंग और भाषा अलग थी, लेकिन उस पल वे खून के रिश्ते वाले भाइयों से कम नहीं थे। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ सामान्य हो गया,
तो संयुक्त प्रशिक्षण का आधिकारिक समापन समारोह आयोजित किया गया। लेकिन वहां का माहौल केवल एक प्रशिक्षण के अंत का जश्न मनाने वाला नहीं था। यह उन साथियों की एक गंभीर और सच्ची विदाई थी जिन्होंने एक साथ वास्तविक लड़ाई लड़ी थी और जीवन मृत्यु का सामना किया था। लेकिन बोर्ड्स का दो बाज भारत का तिरंगा और अमेरिका का स्टार्स एंड स्ट्राइप्स एक साथ लहरा रहे थे। अदिति और रॉबिन्सन ने अपनी अपनी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक दूसरे को सलामी दी। आपके साथ लड़ना एक सम्मान की बात थी, लेफ्टिनेंट कर्नल। मेरे लिए भी, मेजर। आप लोग सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। उनके हाथ मिलाने में किसी भी भाषण से ज्यादा गहरा विश्वास और सम्मान था। समापन समारोह के बाद जब अमेरिकी सैनिक बस में चढ़ रहे थे, सूबेदार मेजर विक्रम ने उस अमेरिकी सैनिक के साथ कंधे पर हाथ रखकर टूटी फूटी अंग्रेजी में विदाई ली जिसने लड़ाई के दौरान उसे बचाया था। घायल कॉर्पोरल जैक्सन पैरा एसएफ के जवानों द्वारा दिए गए एक रोलिंग पेपर को लेकर मुस्कुरा रहा था। अदिति दूर से यह सब चुपचाप देख रही थीं। घृणा और अविश्वास से शुरू हुआ प्रशिक्षण, मौत के मुहाने से गुजरने की परीक्षा और खून से बना हुआ भाईचारा, सब कुछ एक फिल्म की तरह उनकी आंखों के सामने से गुजर गया। उनका मिशन सफल रहा था। उन्होंने केवल जौखशू की रणनीति सिखाने से परे राष्ट्रीयता और पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर सच्ची सैनिक भावना को उनके दिलों में अंकित कर दिया था। बस धूल उड़ाती हुई दूर चली गई। अदिति ने चुपचाप आसमान की ओर देखा। लद्दाख का आसमान पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा और नीला था। यह ऐसा था जैसे एक गोली के नीचे, एक झंडे के नीचे लड़ने वाले सभी सैनिकों की आत्माओं को सांत्वना दे रहा हो। भीषण लड़ाई के खत्म होने के बाद कई हफ्ते बीत गए। मौसम धीरे धीरे अपना रंग बदल रहा था और लद्दाख के पहाड़ों को ढंकने वाली गहरी हरियाली थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी, जो आने वाली शरद धातु का संकेत दे रही थी। अदिति सिंह ने सभी आधिकारिक रिपोर्ट और जांच पूरी करने के बाद एक छोटी छुट्टी ली और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक गईं। उन्होंने सैन्य वर्दी के बजाय एक सादा काला सूट पहना था। वह उस पहाड़ी पर चढ़ी जहां अज्ञात सैनिकों की कब्रें कतार में खड़ी थीं और चुपचाप दिल्ली शहर को देखती रहीं। अनगिनत लोगों का शांतिपूर्ण जीवन। इस दृश्य की रक्षा के लिए कितने सैनिक बिना नाम और चेहरे के शहीद हो गए, यह वह जानती थीं। इस ऑपरेशन में घायल हुए कॉर्पोरल जैक्सन का चेहरा, अपनी जान बचाने के लिए खुद को आगे करने वाले अमेरिकी सैनिक का चेहरा और आखिरी क्षण तक कड़ा प्रतिरोध करने वाले दुश्मन एजेंट का चेहरा एक एक करके उनकी आंखों के सामने से गुजरा। युद्ध विजेता और पराजित को विभाजित करता है, लेकिन एक सैनिक के बलिदान की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने चुपचाप कब्रों की ओर सलामी दी। यह अपने वरिष्ठ साथियों के प्रति एक श्रद्धांजलि थी और एक जीवित बचे व्यक्ति के रूप में एक भारी संकल्प था। छुट्टी खत्म होने के बाद जब वह अपनी पैरा एसएफ यूनिट के मुख्यालय लौटी तो उनका इंतजार फाइलों के ढेर और इस संयुक्त प्रशिक्षण की अंतिम परिणाम रिपोर्ट ने किया। रिपोर्ट का निष्कर्ष स्पष्ट था। इतिहास का सबसे सफल भारत अमेरिकी संयुक्त विशेष बल प्रशिक्षण। शुरुआती संघर्षों को पार करते हुए वास्तविक स्थिति में उत्तम संयुक्त ऑपरेशन क्षमता का प्रदर्शन किया गया, जिससे भविष्य के संयुक्त ऑपरेशनों के लिए एक नया मॉडल प्रस्तुत हुआ। उनके नाम के आगे सर्वोच्च सम्मान का मूल्यांकन था। उन्होंने चुपचाप रिपोर्ट बंद कर दी। कागज पर दर्ज रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा भारी और स्पष्ट यादें उनके दिल में थीं। तभी एक सहायक ने आकर उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य डाक दी। यह मेजर डेविड रॉबिन्सन का पत्र था। प्रिय लेफ्टिनेंट कर्नल अदिति, तुम्हारे जाने के बाद लगभग 1 महीना हो गया है। यहाँ की हवा अभी भी शुष्क है और कभी कभी लद्दाख की ठंडी सुबह की हवा याद आती है। सबसे पहले मैं अपने जवानों का हाल बताता हूँ। कॉर्पोरल जैक्सन का ऑपरेशन सफल रहा और वह पुनर्वास में है। वह अभी भी सूबेदार मेजर विक्रम द्वारा उसे बचाने की कहानी को एक वीरता की गाथा की तरह सुनाता है। बाकी सभी जवान तुम्हें और पैरा एसएफ के जवानों को सच्चे साथी के रूप में याद करते हैं। वे कहते हैं कि वे भारत से गोलियां नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा गर्म कुछ अपने दिलों में लेकर आए हैं। मुझे जैक मिलर के बारे में भी बताना होगा। उसे अपमानजनक बर्खास्तगी के साथ सैन्य अदालत से कड़ी सजा सुनाई गई है। यह सोचकर मन भारी हो जाता है कि एक उत्कृष्ट सैनिक कैसे एक राक्षस बन गया, लेकिन यह उसके किए गए पापों की सजा है। उसके अंत को देखकर मैंने एक नेता के रूप में यह फिर से सीखा है
कि अपने अधीनस्थों के आंतरिक मन को समझना कितना महत्वपूर्ण है। यह पत्र लिखने का कारण केवल हालचाल पूछना नहीं, बल्कि तुम्हें गहरा धन्यवाद देना है। तुमने हमें केवल रणनीति नहीं सिखाई, तुमने हमें पूर्वाग्रहों को पार करना, असफलता की जिम्मेदारी लेना और सबसे बढ़कर राष्ट्रीयता से परे अपने साथी पर भरोसा करना सिखाया। तुम्हारी अदम्य सैनिक भावना यहाँ लौटे मेरे सभी जवानों के दिलों में जीवित है। तुम सबसे अच्छी प्रशिक्षक थीं, सबसे महान कमांडर थीं और एक ऐसी साथी जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। कृपया स्वस्थ रहना। अगर हम कभी फिर से युद्ध के मैदान में मिलते हैं तो मैं बिना किसी झिझक के अपनी पीठ तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारा हमेशा का साथी, मेजर डेविड रॉबिन्सन। अदिति ने चुपचाप पत्र को मोड़कर दराज में रख दिया। उनके होठों पर एक बहुत ही हल्की मुस्कान आई। यह वह क्षण था जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जो बचाया और हासिल किया है वह वास्तव में साकार हो गया है। कुछ दिनों बाद अदिति फिर से एक प्रशिक्षक के रूप में वापस आ गईं। पैरा एसएफ यूनिट के सबसे कठिन हेल वीक में, जहां अगली पीढ़ी के आतंकवाद रोधी सैनिकों की मानवीय सीमाओं का परीक्षण किया जाता है, वह तीखी नजरों से नए जवानों के प्रशिक्षण को देख रही थीं। कीचड़ भरे प्रशिक्षण मैदान में भारी लकड़ी का लट्ठा सिर पर उठाए लड़खड़ाते जवानों के बीच एक युवा महिला हवलदार विशेष रूप से संघर्ष कर रही थी। शारीरिक सीमा पर पहुंचकर उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। अदिति चुपचाप उसके पास गईं। कोई सहानुभूति या प्रोत्साहन के शब्द नहीं थे। मुश्किल हो रहा है? जी मैडम, महिला हवलदार ने मुश्किल से जवाब दिया। अगर आज हार मान ली तो भविष्य में हर मुश्किल पल में तुम्हें आज का दिन याद आएगा। आज का दर्द कल मांसपेशियों के दर्द के रूप में रह जाएगा, लेकिन आज की हार कल जीवन भर के पछतावे के रूप में रह जाएगी। मैं फिर से पूछती हूं, क्या मुश्किल हो रहा है? अदिति की ठंडी लेकिन गहरी नजरों को देखकर महिला हवलदार ने होंठ चबाए। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से लट्ठे पर जोर लगाया और फिर अपने बगल वाले साथियों की ओर चिल्लाई, 1, 2, होश में रहो और कदम मिलाओ। इस दृश्य को देखते हुए अदिति की आंखें थोड़ी नरम हो गईं। स्टील को और भी गर्म आग और ज्यादा मजबूत हथौड़े की चोट से ही एक बेहतरीन तलवार बनाया जा सकता है। वह वही तरीके जिनसे उनके वरिष्ठों ने उन्हें प्रशिक्षित किया था, भविष्य में भारत की रक्षा करने वाले अगली पीढ़ी को सौंप रही थीं। यही उनके जीवित रहने का कारण था और एक सैनिक के रूप में उनका कर्तव्य था। उस शाम जब सारा प्रशिक्षण समाप्त हो गया और यूनिट में अंधेरा छा गया, अदिति अपने कमरे में अपनी राइफल की सफाई कर रही थी। परिचित और मशीनी हरकतों से हथियार को खोलना, तेल लगाना और फिर से जोड़ना, यह उनके लिए एक प्रकार का ध्यान था। सफाई पूरी करने के बाद उन्होंने मेज पर रखे रॉबिन्सन द्वारा उपहार में दिए गए हरे बेरेट को एक पल के लिए उठाया। यह कोई युद्ध की ट्रॉफी नहीं थी, यह समझ, सम्मान और खून से बने हुए गठबंधन का प्रतीक था। खिड़की के बाहर परेड ग्राउंड में दौड़ते हुए सैनिकों के नारे की आवाजें धीमी धीमी आ रही थीं। इस भूमि की शांति कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती। इसी क्षण कोई अग्रिम मोर्चे पर, कोई गहरे समुद्र में पनडुब्बी में और कोई अंधेरे में चुपचाप अपनी बंदूक साफ करते हुए इस देश की रात की रक्षा कर रहा था। अदिति सिंह उनमें से एक थीं। उन्होंने राइफल को वापस स्टैंड पर रख दिया और खिड़की के बाहर के अंधेरे को घूरने लगी। उनकी आंखों में अब खुद को साबित करने की बेचैनी या दूसरों के पूर्वाग्रहों के प्रति गुस्सा नहीं था। उसकी जगह पहाड़ की तरह शांत और समुद्र की तरह गहरा विश्वास और जिम्मेदारी थी। सूरज डूब चुका था और एक नई रात शुरू हो गई थी, लेकिन जब तक उनके जैसे सैनिक थे, इस भूमि की शांतिपूर्ण सुबह जरूर फिर से आएगी। स्टील जंग नहीं खाता, वह केवल और भी तेज होता है और एक सैनिक का कर्तव्य कभी खत्म नहीं होता।